आज शुरू करने वाले हैं दर्पण, मिरर। दर्पण क्या है? दर्पण एक पारदर्शक एक भाग, किसी पारदर्शक कांच है, इसका कोई एक भाग रंग देते हैं तो क्या हो जाता है? दर्पण। यानी किसी कांच का अगर कोई एक भाग अगर रंग दे, पारदर्शक कांच का कोई एक भाग रंग दे तो क्या हो जाएगा? वो दर्पण। दर्पण क्या है? किसी पारदर्शक कांच का एक टुकड़ा है जिसका कम से कम एक भाग रंगा हो। एक पारदर्शक कांच का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक भाग रंगा हो, क्या कहलाता है? दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो होते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह का मतलब जहाँ टकरा कर लौटती है किरण में, वह सतह समतल हो। जैसे एक समतल कांच लेंगे, पूरा सीधा कांच, उसका एक भाग रंग देंगे पिछला, क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी टकरा कर लौटने वाली सतह समतल हो तो क्या कहेंगे? समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण की विशेषता होती है, समतल दर्पण की विशेषता होती है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए, इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो सीधा और काल्पनिक। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, जैसे ये इसका मुंडी यहाँ है, कोई वस्तु है या ये आदमी है या इसका मुंडी यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधा। और पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी अगर कान या कोई ऐसे रंगीन भाग इस तरफ है तो इसका रंगीन भाग भी इसी तरफ, पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब जैसे दर्पण है, इसके बाद इस साइड रखने इसको, तो इस साइड ही बनेगा इसका ये वाला कवर का भाग। अगर इस साइड अगर रखते ऐसे उल्टा करके तो ये उस साइड बनना चाहिए, तब तो सीधा बनता, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा, जैसे इस साइड बनता। समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की आकार और वस्तु के आकार बराबर होता है। और प्रतिबिंब के आकार अगर वस्तु का आकार बराबर होता है तो उसका आवर्धन +1 होता है। यानी इसमें समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। +1 यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है या वास्तविक है। प्लस चिन्ह जिससे क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को इंगित करता है। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? तो किसी अगर खोखला गोला के अंदर, जिसके अंदर कुछ नहीं भरा, उसे क्या कहेंगे? खोखला गोला। अगर किसी खोखले गोले का एक भाग बाहर से रंग दे और एक भाग अंदर से रंग दे, इस प्रकार बने प्रतिबिंब को, इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? किसी खोखले गोले का एक भाग है। क्या है? खोखले गोले का एक भाग है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जैसे इसका बाहरी भाग रंगे, इसका अंदर परावर्तक सतह जिससे टकराती है किरणें, उसको परावर्तक सतह कहते हैं। इसका परावर्तक सतह कैसा हो गया? धसा हुआ है ना। इसको अगर हम यहाँ पे लाएं, इस साइड को, इसका अगर अंदर से रंग दिए भाग, इसका परावर्तक सतह कैसा हो गया?
उठा हुआ, दो तरह से बना प्रतिबिंब, इसमें दर्पण, दो तरह का दर्पण बना। एक दर्पण ऐसा बना जिसका परावर्तक सतह धंसा है, और दूसरा ऐसा बना जिसका परावर्तक सतह उठा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होगा उसे कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होगा उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इन दोनों को मिला करके क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। दोनों को मिला करके गोलीय दर्पण। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। अगर 2 का अगर चर्चा करें, इसको बोलेंगे सम संख्या है तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। इसको प्राकृत संख्या बोलेंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं सर। तो इसलिए ये तो दोनों मिलकर हो गया गोलीय दर्पण। अगर एक का किसी का बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। यह है अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण में से किसी भी एक दर्पण का अगर मध्य बिंदु, मध्य मतलब बिचला, मध्य बिंदु का अगर बात करें तो इस मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव, ध्रुव। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। किसी भी अवतल हो या अवतल हो, दोनों में से किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अगर यही एक खोखला गोला है, इसको अगर दर्पण बनाना है तो इसमें कुछ केंद्र होगा, एक केंद्र होता है ना, इसी को यहाँ से काट लेते हैं। तो काट लिए तो इसका भी यहाँ केंद्र क्या होगा जाएगा? केंद्र होगा नहीं, यहाँ केंद्र, इसका भी यहाँ केंद्र होगा ना, इसको C से दर्शाते हैं। तो केंद्र किसको कहेंगे? दर्पण का केंद्र। इस कोई खोला गोला है, गोले को अगर दर्पण में बदल दिए तो इसका एक केंद्र हो गया। यही जब दर्पण में आएगा तो इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखला गोला के भाग है ना, आधा भाग, जिस गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? उसके बाद अगर इस वक्रता केंद्र को कोई हम लाइन या रेखा से मिला दिए, रेखा या रेखा खंड से इसको अगर हम मिला दिए, इस रेखा को कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद आता है इसकी दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यह है दूरी। इस दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल R द्वारा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
उसके बाद आता है फोकस। उसके बाद आता है फोकस, उसी का नाम है फोकस बिंदु। फोकस या फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, तीनों नाम इसी का है। फोकस के या फोकस बिंदु के या मुख्य फोकस के, तीनों इसी का नाम। तो फोकस या फोकस बिंदु या मुख्य फोकस किसको कहते हैं? जब दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, यह प्रधान अक्ष, इसी की बिल्कुल समांतर किरणें गुजरेगी। जब किसी दर्पण में, अवतल हो या उत्तल, दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो किसी दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ मालूम पड़ रहा है, गुजर इधर रही है, किरणें किधर गुजर रही है? इधर, इसमें उत्तल दर्पण में, लेकिन मालूम पड़ रहा है जो इधर जा रही है। इस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। इसको क्या कहेंगे? फोकस बिंदु या फोकस या मुख्य फोकस। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है या मिलती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। या प्रधान अक्ष से समांतर, अगर उत्तल दर्पण है तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती हुई मालूम पड़ती है या प्रधान अक्ष को मिलती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। इसमें मालूम पड़ता है, इसमें काटता है रियल में, वास्तव में इसको काल्पनिक रूप से काटता है। अब फोकस, ये क्या है? ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर या फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकस दूरी या फोकसांतर। मुख्य फोकस या ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है और फोकस को कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। फोकस दूरी या फोकसांतर। ऐसे समझ में?